आज के इस वीडियो में बताए गए पानी के नियमों को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो न केवल आपका वजन कम होगा बल्कि आपके शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी और आप बहुत ही हल्का महसूस करने लगेंगे। मन भी शांत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि उन्हें लगता है कि वह जब चाहें, जितना चाहें और जैसे चाहें पानी को पी सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में पैदा होने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पेट से लेकर वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक के सभी कामों में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पानी के हम शरीर भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर पानी पीने की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और किस तरीके से पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर इसके बारे में ठीक से पता नहीं है तो फिर चाहे व्यक्ति कितनी ही अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और इसकी वजह से भविष्य में बहुत सी शारीरिक समस्याओं और भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज, खाने का ना पचना, गैस बनाना, लिवर की कमजोरी, किडनी में पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा बहुत ज्यादा रूखा या ऑयली होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी का जमुना, खाया पिया शरीर को ना लगना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में बहुत परेशानी होना, बालों का झड़ना और रात में नींद न आने जैसी कई बीमारियां केवल पानी को गलत समय, गलत तरीके और गलत मात्रा में पीने से हो सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, पानी की सही मात्रा क्या है, यानी एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसे कैसे पहचानना है, पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और पानी वजन बढ़ाने या घटाने में कैसे मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। दोस्तों, हमारी शरीर का 60 से 70 हिस्सा पानी से बना है और हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, किडनी, लिवर, फेफड़े आदि पानी की मदद से ही अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी का सबसे अधिक उपयोग शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। मलमूत्र, पसीना और श्वास के जरिए शरीर को साफ रखने में हमारे शरीर से रोज लगभग 2 लीटर पानी बाहर निकल होता है, जिसे शरीर में रिस्टोर करना भी जरूरी होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही शरीर विभिन्न तरीकों से इसका संकेत भेजना शुरू कर देता है, जैसे पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती हैं, आंखें ढंसने लगती हैं और पेशाब का रंग अत्यधिक पीला हो जाता है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं शरीर में पानी की कमी के, और अगर लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो फिर ये लक्षण अब इसमें गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और पानी कैसा होना ही, यानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बाद भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखकर शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और शरीर को साफ साफ सुथरा रखता है। वैसे एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसकी कोई निश्चित मात्रा फिक्स नहीं है। पानी की मात्रा उस व्यक्ति की सेहत, वह जहां रहता है, वहां का मौसम, उसका वजन और उसके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फल, हरी सब्जियां, दूध और जूस का अधिक सेवन करता है तो उसके पानी पीने की मात्रा इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर को
इन सभी चीजों से भी काफी सारा पानी मिल जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, और वो लोग जो एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें भी सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या जरूरत से अधिक पानी पीने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक ही होती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की मात्रा कम होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितने में ये सारी समस्याएं शुरू हों। ये सारी समस्याएं तभी होती हैं जब व्यक्ति एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर से ज्यादा पानी पी ले। अब प्रश्न उठता है कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो पानी को जितना चाहें और जैसे चाहें पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से उसका हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। आपने अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। खैर, इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर कुछ भी पीने से शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जोड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर और आराम से घुट घुट करके पीना चाहिए। पानी का एक घुट मुंह में भरने के बाद उसे कुछ सेकंड तक मुंह में इधर उधर घुमाएं, उसके बाद उठ गईं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह में उपस्थित लार, जो कि क्षारी यानी अल्कलाइन नेचर की होती है, वह पानी में अच्छे से खुल जाती है और पेट में जाकर पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके विपरीत जल्दी जल्दी पानी पीने से मुंह की लार उस पानी में नहीं घुल पाती और हमारी किडनी भी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इसलिए पानी को हमेशा बैठकर आराम से ही पीना चाहिए। इसके साथ ही एक बार में 1 या 1.5 ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और फिर वह पानी बिना एक इस्तेमाल हुए ही पेशाब की जगह शरीर से बाहर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि पीने का पानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी कोई ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो पहले हमारा शरीर उस चीज को शरीर के तापमान तक गर्म करता है, फिर उस पर अपना काम शुरू करता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ठंडा कर पानी पी लेते हैं तो पहले हमारा शरीर उस पानी को गर्म करता है, फिर काम में लेता है, और इस प्रक्रिया में शरीर की बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी के उपयोग के लिए तब इंतजार करना पड़ता है जब तक यह गर्म नहीं हो जाता। और इसके साथ ही ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा कमरे के तापमान का या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी को हमारा शरीर तुरंत काम पर लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि पानी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि पानी को कब कब नहीं पीना चाहिए। पहला, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है, उस खाने को पचाने के लिए पेट बहुत से पाचक रस निकालता है। जठर ग्रंथियों से अंग निकलता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो ये सारे पाचक रस और अंगल पानी में घुलकर बहुत पतले हो जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, या यह कहो कि भोजन सही से पचने की बजाय सड़ना शुरू कर देता है। और जब यह भोजन सड़ता है तो न केवल हमारा शरीर इस भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता, बल्कि हमें भोजन के सड़ने से होने वाली बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना का है,
जैसे पेट का फूलना, गैस बनाना, कब्ज का होना, एसिडिटी इत्यादि। आपने बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा कि मैं तो हमेशा अच्छा और हेल्थी खाना ही खाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा या वजन बढ़ नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खाने के ठीक पहले या खाने के ठीक बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। खाने के ठीक पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहां 1 या 2 घूंट से मतलब है सिर्फ गले को गीला करने जितना पानी पीना। आयुर्वेद के अनुसार आवर खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप मन भर कर पानी पी सकते हैं। अगर दोपहर के खाने के बाद आप कुछ पीना ही चाहते हैं तो आप छाछ या मट्ठा पी सकते हैं। दूसरा, रात में सोने से ठीक पहले यह अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन के समय पानी पीना जितना फायदेमंद होता है, रात में ज्यादा पानी पीना उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर आराम स्थिति में होता है, यानी वह उतना एक्टिव नहीं होता जितना दिन में होता है। इसीलिए रात में पिया गया पानी बिना ठीक से इस्तेमाल हुए सीधा किडनी में फिल्टर होने पहुंच जाता है, जिससे हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है और उसे नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही नींद से बार बार उठकर टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे दोबारा नींद आने में काफी परेशानी हो सकती है और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय ही पानी की मात्रा को पूरा करने का प्रयास करें और 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर है, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है और यहां तक कि कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम तक हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और सूप पीने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांतों और मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि पानी कब का पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। आपको जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए, लेकिन एक समय जब आपको पानी पीना कभी नहीं भूलना है और वह समय है सुबह जागने के तुरंत बाद। रात भर खाना पचाने की वजह से हमारे पेट और आंतों में बहुत सी गंदगी और जहरीले पदार्थ पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए खाली पेट 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं, तो हमारे पेट और आंतों की सारी गंदगी मल और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है और पेट भी एक बार में अच्छी तरह से साफ हो जाता है। आयुर्वेद में सुबह के मुंह की बासी लार को अमृत तौले कहा गया है। हमारे मुंह की लार जो कि क्षारी यानी अल्कलाइन होती है, जब वह सुबह सुबह पानी में खुलकर पेट में जाती है तो पेट के एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी, गैस और जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब आखिरी प्रश्न कि पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। पीने के पानी को आप चांदी, तांबे या कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पीने के पानी को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में रखे हुए पानी में प्लास्टिक के माइक्रो इंग्रेडिएंट खुल जाते हैं, जो कि पानी के साथ हमारे शरीर में पहुंचकर बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आयुर्वेद सलाह देता है कि आपको पानी तांबे या चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। चांदी और तांबे के बर्तन में संग्रहित पानी को पीने से शरीर के वात, पित्त और कफ जैसे दोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। इन धातुओं में जमा पानी सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है और यहाँ तक कि इसमें कैंसर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ पानी भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में हवा के लिए जगह होती है, जो पानी को घंटों तक ताज़ा और ठंडा बनाए रखती है। यह पानी एसिडिटी और त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जीवन शक्ति और ताकत को बढ़ाता है। हम जो खाना खाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा शरीर में अम्ल हो जाता है और विषाक्त पदार्थों का निर्माण करता है, जो अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती है और पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करती है।
यह पानी एसिडिटी और गैस संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह पानी किसी भी प्रकार के रसायनों से मुक्त होता है और इसीलिए मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है और वात, पित्त और कफ नामक तीनों दोष संतुलित होते हैं। तांबा एक जात एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए इसमें रखा पानी पीने से त्वचा जवान रहती है और कैंसर के होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे से परेशान हैं, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि तांबा शरीर की अतिरिक्त चर्बी को पानी में घोलकर वजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आइए अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। पहला, पानी को कभी भी खड़े होकर या भागते हुए नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा बैठकर आराम से घुट घुट भरकर पीना चाहिए। दूसरा, कभी भी ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी या तो हल्का गर्म या फिर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तीसरा, पानी को हमेशा खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। चौथा, हमेशा सुबह उठकर बिना ब्रश किए और बिना खुला किए 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए। और पांचवा, पीने के पानी को हमेशा तांबे, कांच या मिट्टी के बर्तन में ही स्टोर करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पेट को साफ और मन को ठंडा रखने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमालय के निचले पहाड़ियों की तलहटी में एक आर्षी अपनी कुटिया बनाकर रहा करती थी। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के भी शिक्षक की थीं। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते। आर्षी आयुर्वेदिक और यौगिक पद्धति से रोगी का उपचार करते और ज्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती। ऐसे ही एक दिन आर्ष के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। ज्यादा शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से ही मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने, बैठने और चलने में भी तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? आर्ष ने कहा, बिल्कुल ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा, तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगी। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहां पर वह टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहां से भोजन की जरूरी चीजें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता हुआ वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में एक समान समय लगता है? नहीं, फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटे हमारे पेट में, 1 घंटे छोटी आंत में और 1 घंटे बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को रखते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दानों से बने पदार्थों को यह चक्र पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3-3, 4-4 बार खाता हूं। आर्षि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना बचा नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस और कीड़े पैदा करता है। आर्षि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बातें सुनी होंगी। आखिर वह कीड़े आते कहां से हैं?
वह कीड़े इसी अधपंचे अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में चिपका हो सकता है कि साल भर पहले काव्य भोजन का कुछ हिस्सा तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हो। कोई भी चीज जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रथ में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों के दीवार में गंदगी जमा है तो फिर भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रथ में मिल जाती है, और फिर रथ के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है, और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है तो हम कहते हैं कि मोह से यह चरम रोग हो गया। अगर यह गंदगी गांठ बनकर हमारी गुर्दों या पैर के किसी हिस्से में दब जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरीली। इसी तरह से मोटापा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर यह गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ें। इसी प्रकार अगर यह गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ यह है कि यह गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ें, और हम अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आर्षि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा यह शरीर इस प्रकृति के सबसे उत्तम, बराबर और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को मां प्रकृति को वापस लौटा देंगे, तो हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि जब तक यह शरीर हमारे पास है हम इसे साफ और स्वस्थ रखिए और इसे वैसे ही वापस लौटाइए जैसा मां प्रकृति ने हमें यह दिया था। आर्षि ने आगे कहा, लाखों सालों से इंसान सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को खाते आए हैं, इसीलिए इंसानी पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए था, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें बहुत सी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो तुम्हारा पहला काम तो शरीर में जमी इस गंदगी को बाहर निकालना है, और फिर दूसरा काम उसमें सही भोजन डालना है। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर सही से गंदगी को बाहर निकालना कैसे है? आर्षि ने कहा, इसके लिए जो तुम्हें पहला काम करना है वह है रोज 16 घंटे का उपवास। आर्षि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, 16 घंटे को उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, जो शक्ति हमारे अंदर से गंदगी को निकालेगी, वजन कम करेगी, बीमारी ठीक करेगी, वो हमारे अंदर ही है। वो किसी दवाई या औषधि में नहीं है, और उपवास करके हम उस शक्ति को उसका काम करने का समय देते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हम उसे बाहर से बांध देते हैं, उस हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए, उसे इनाम देने के लिए, और कुछ दिनों बाद वह हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवा लगाई थी। फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? उसे जोड़ती है हमारे अंदर मौजूद प्राण शक्ति। यह प्राण शक्ति बहुत ताकतवर होती है। सोचो, अगर यह प्राण शक्ति हमारी हड्डी जोड़ सकती है तो क्या यह हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या यह पृथ्वी को नहीं तोड़ सकती? जरूर कर सकती है। जब प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करती है तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वह बीमारी कहीं भी हो और कितनी पुरानी क्यों ना हो। सबसे पहले तो तुम प्राण शक्ति के काम करने का तरीका समझो। प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन को पचाने का काम, या फिर शरीर की आंतरिक मरम्मत और इलाज का काम। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते ही रहते हैं, और वो इस प्राण शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है, प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने के काम में लग जाती है। हमने सुबह नाश्ता किया, प्राण शक्ति उसे अच्छे से पचा नहीं पाती,
कि हमने दोपहर का खाना खा लिया, वह भी नहीं पचा, और हमने शाम को फिर कुछ खा लिया, वो भी नहीं पच पाया, और हमने रात का खाना खा लिया। इस तरीके से प्राण शक्ति 24 घंटे और 7 दिन बस खाने को पचाने नहीं लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों का इलाज करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय नहीं मिल पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि प्राण शक्ति हमारे शरीर पर भी अपना काम कर सके, तो हमें रोज कुछ समय के लिए उसे भोजन को पचाने के काम से मुक्त रखना होगा। और ऐसा हम कर सकते हैं 16 घंटे उपवास रखकर। अगर तुम रात को 8 बजे अपना खाना खाते हो तो कोशिश करो कि सुबह 12 बजे तक कुछ भी ना खाओ। अगर तुम सुबह 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकती तो तुम सुबह नाश्ते में कोई जूस या नारियल पानी पी सकते हो। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें 12 बजे के पहले भोजन करना ही पड़ता है तो तुम रात में जल्दी भोजन कर सकते हो, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर तुम सुबह 10 बजे के बाद अपना भोजन कर सकते हो। तुमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज अपना रात का भोजन सूरज डूबने से पहले ही कर लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन को पचाने के बाद प्राण शक्ति को कुछ समय शरीर के उपचार के लिए भी मिल जाएगी। मान लो तुम शाम को 6 बजे अपना भोजन कर लेते हो, और अगर तुम्हारा भोजन हल्का है तो यह रात को 2 बजे तक आसानी से पच जाएगा। उसके बाद रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 8 घंटे का समय प्राण शक्ति को खाली मिलेगा। अगर 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हो तो यह समय हो जाएगा 240 घंटे, और 1 साल में यह समय बढ़कर हो जाएगा 2880 घंटे, यानी 1 साल में प्राण शक्ति को 2880 घंटे का समय मिल जाएगा हमारे शरीर का उपचार व आंतरिक मरम्मत करने का। इस 2880 घंटे में प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, रक्त को साफ करेगी और श्वसन नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इतने समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि अगर वह उपवास करेंगी तो वह कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की कोई निरंतरता नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। तो यह इंसानी शरीर विकसित ही ऐसे हुआ है कि इसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात तो यह है कि हम हर समय कुछ न कुछ खाते ही रहें। हमारे कुछ बुद्धिजीवी पूर्वज इस बात को समझते थे कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाएगा तो वह नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्मों के नाम पर किताबों में इसे जोड़ दिया है, ताकि लोग समय समय पर उपवास करते रहें। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति शरीर के हर अंग की गहराई तक पहुंचकर वहां जमी गंदी को मलमूत्र, कफ और पसीने की मदद से शरीर के बाहर निकाल देती है। आर्शी ने जमींदार से कहा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए, और अगर तुम अभी से 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो तुम 14 घंटे से शुरुआत करो और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाओ। पहले तो यह तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। आर्शी ने कहा, दूसरा तरीका जिससे तुम अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल सकते हो वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम कम से कम हफ्ते में 3 बार तेल से अपने शरीर की अच्छी तरह मालिश करते हैं तो इससे हमारे रक्त की गति तेज होती है, और यह गतिशील रक्त अपने साथ नसों में जमी गंदगी को बहाकर गुरु तक ले जाता है, जहां से इस गंदगी को मलमूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमी गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। आर्शी ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालकर उसमें सही भोजन डालने की जरूरत होती है। अब मैं तुम्हें भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला नियम, अपने भोजन में कम से कम 40 से 50% जीवित भोजन शामिल करो। फिर चाहिए फल हों, हरी सब्जियां, सूखे मेवे भी या अंकुरित अनाज। कुल मिलाकर यह पका हुआ नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग मरा हुआ भोजन खाते हैं और फिर वह स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मरा हुआ भोजन करने का अर्थ यह है कि हम एक मृत वस्तु से जीवन निकाल रहे हैं, तो यह पहले हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा, फिर यह हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचक रस सिर्फ शरीर में ही नहीं होते,
ये उस भोजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से जरूरी पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रस वाला भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को वो सभी पाचक रस फिर से बनाने पड़ते हैं जो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह उन सारे पाचन प्रसंगों को फिर से नहीं बना सकता जो नष्ट हो चुके हैं। वो बस कुछ हद तक उन्हें बना सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ों से आता है, ना कि जानवरों से मांस, मछली या अंडा, इसे बिल्कुल ना खाए। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। तीसरा नियम, बासी या बहुत देर से रखा हुआ भोजन ना खाए। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के एक पैर यानी 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगते हैं। इसीलिए भारतीय और एक संस्कृति में यदि पका हुआ भोजन 3 घंटे से अधिक देरी से रखा हुआ है तो उसे नहीं खाया जाता। हमारे पूर्वज भी इसी नियम का पालन करते थे, इसीलिए भोजन चूल्हे से सीधे उनके थाली में आता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का भोजन शाम को और रात का बचा हुआ भोजन सुबह करते हैं और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। आरशी ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।